देखे बच्चे लोग आज, ठीक है, आप लोगों को 12th का आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का, ठीक है, पंक्ति कराते हैं। ठीक है, मतलब परीक्षा में तुमको रहेगा 8 नंबर का पूछेगा, 4 पंक्ति रहेगा, उसमें से कितना आंसर देना है, 2 का। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे लिखेगा, प्रस्तुत अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या करे। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। तो 8 में से कितना बनाना है, सॉरी 4 में से कितना बनाना है, 2, मतलब एगो क्वेश्चन रहेगा 4-4 नंबर का। ठीक है, और अधिकतर बच्चा क्या करता है कि यही छोड़ देता है, पंक्ति वाला उसको मालूम ही नहीं रहता कि किसे क्वेश्चन आंसर तो सब बना ही देता है, लघु या दीर्घ हो, जैसे तैसे थोड़ा बहुत स्टोरी रहता पढ़े तो बना ही देगा, लेकिन पंक्ति सब गलती करके आता है, इसी कारण नंबर कटता है हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में जो बच्चा मन से पढ़ेगा उसका 90 तक आ जाता है, 90 जितना नंबर आ सके। ठीक है, हाईएस्ट पंक्ति ठीक रहेगा तो नंबर आएगा। जैसे ये पंक्ति है, तुमको यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। जब परीक्षा में तुमको पंक्ति पूछेगा, इस प्रकार से पंक्ति पूछेगा, अगर देखना कि ये पंक्ति ना कौन पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये तुमको लिखना होगा शुरू में। जैसे क्वेश्चन यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है ना। अब देखो पहले देखना कि पंक्ति कहां से ली, तो पंक्ति कहां से लिया गया है, सिपाही की मां से। ठीक है, ऐसे इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश। इसका आंसर कैसे लिखना, यह पंक्ति, ठीक है, यह पंक्ति सिपाही की मां से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, मोहन राकेश है। ठीक है, चाहे से भी लिख सकता है, इस पंक्ति के लेखक मोहन राकेश है, यह पंक्ति सिपाही की मां से ली गई। तुम जैसे लिख सकता है, आगे से लिखो या, ठीक है, कुछ लिख सकता है, पंक्ति लिखो, बाद में जाए पाठ से लिया गया कुछ लिख, उसका व्याख्या करना शुरू करो। ठीक है, पंक्ति जब लिखना शुरू करना तो कम से कम लिखना चाहिए 1 पेज, कम से कम। तुम जितना उसको बात बना बना के स्टोरी मिला मिला के, स्टोरी है ना पंक्ति लेता है, तुम स्टोरी जितना जानते रहेगा उतना तुम उसके बारे में लिख सकता है। इसमें पंक्ति में क्या होता है, जो सिपाही की मानक की माँ का नाम क्या रहता है, बिस्नी, बिस्नी ना रहता है। तो मानक क्या रहता है, मानक तो फौज में भर्ती होता है लड़ने के लिए युद्ध। ठीक है, तो उसकी माँ स्वप्न देखती है, एक बार ऐसे लिखना आंसर में कि उसकी माँ जो बिस्नी स्वप्न देखती है कि मेरे पुत्र को ना, मानक को कुछ दुश्मन सिपाही, ठीक है, पीछा कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है, दौड़ाते ना रहता है। तो उसका बेटा जो पुत्र रहता है वो भागल अवैत रहता है, मतलब उसकी माँ के पास, वो माँ के पास अवैत रहता है। तो भागते भागते मतलब उसका पुत्र जो है माँ के यहाँ आ जाता है, माँ के पास पहुंच जाता है। ठीक है, उसके गोद में जाकर सो जाता है डर से। ठीक है, तो दुश्मन सिपाही उसको खूब जब दुश्मन सिपाही उसके पास आएगा तो उसको खूब धमकाएगा कि तुम उठो, तुमसे हम लड़ाई करना चाहते, तुमको मारना चाहते हैं। तो खूब उसको धमकाएगा, उसको मतलब कि अपने माँ के पास रहता है, हालांकि उसकी माँ स्वप्न देखता है, रियली बात नहीं है, मतलब कहानी का जो कहानी में भी सपना है। ठीक है, और इस भी कहानी जो भी रहता है ना, कोई भी तो अधिकतर तो काल्पनिक रहता है, फिक्शन रहता है, वो रियलिटी नहीं रहता है। जो भी लेखक लिखता है या कवि लिखता है वो कल्पना करता है, वो रियल, जैसे ये भी कहानी होगा मानक वाला, तो वो रियल थोड़ी ना होगा। कवि जो लेखक जो होता है, लेखक स्टोरी लिखता है, वो अपना मन से ना कहानी बनाता है। तो जब कहानी में उसकी माँ सपना देखती है, ठीक है, कि मेरे पुत्र को दुश्मन सिपाही दौड़ा रहा है, अब मेरा पुत्र भागता भागता मेरे पास आया और दुश्मन सिपाही उसको चैलेंज कर रहा है, उसको बोल रहा है कि तुम खड़ा हो, तुमसे लड़ना चाहते हैं। ठीक है, और अनाप शनाप बकता है। ठीक है, उसमें बहुत सी जानवर कहेगा मानक को कि बहुत सी जानवर है, बहुत रंग के बात कहेगा। ठीक है, तो मानक भी क्या करता है, अंत में गुस्सा आ जाता है। ठीक है, वो भी गुस्सा लिखना थी में क्वेश्चन में आंसर लिखना शुरू किया, मानक भी अंत में गुस्सा कर खड़ा हो जाता है। ठीक है, और दुश्मन सिपाही को बोलता है, ठीक है, कि हाँ मैं भी तुम्हें मारूंगा, मैं भी तुम्हें मार सकता हूं। तो इस पर क्या उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, मतलब आपस में मत लड़ो, इसे मत मारो, इसकी भी माँ होगी, जो दुश्मन सिपाही की भी ना माँ होगी, या उसका पत्नी होगा, उसका पुत्र होगा। तो उसकी माँ अपने पुत्र को समझाती है, मानव को, बिस्नी मानव को समझाया कि इसे मत मारो, इसकी भी माँ होगा, इस माँ होगी, इसका भी पुत्र होगा, इसकी भी पत्नी होगी, इस पर भी जिम्मेवारियां होगी। अब थोड़ा बात बनाना है कि तुम कैसे इसको लमरा लिख सकता है। ठीक है, तुम लिख सकता है इसमें कि जो उसकी माँ कहती है कि दुश्मन सिपाही को मत मारो, इसकी भी माँ होगी, पुत्री होगी, पत्नी होगी। ठीक है, इसके ऊपर जिम्मेवारी होगी, जैसे तुम्हारी बहन है मुन्नी, तुम पर पूरा घर का जिम्मेवारी है। ठीक है, कि तुम कमा के लाएगा तो ही बहन का कुछ होगा, घर चलेगा, बहन का शादी होगा। इसी प्रकार इसका भी बहन होगा, चाहे इसका भी पिता होंगे, सबके जिम्मेवारी इस पर ही है। ठीक है, तो उसकी माँ यही बोलता है कि दुश्मन सिपाही को भी मारने के लिए मना करता है। ठीक है, समझ गया ना क्वेश्चन। अभी अब लिखना तुम पर कि लिखना शुरू करेगा ना, बोलने में कम है, लेकिन लिखना शुरू करेगा तो बहुत कुछ लिख सकता है इसके बारे में। और तुमको बात बनाना था और लिख सकता है कि
सिपाही सिपाही की माना की माँ बिस्मिल रहती है, उसका पड़ोसन कुंती रहती है, ठीक है। बात तुमको बना बना के, उसकी बहन का नाम मुन्नी, तो जो शादी करने लायक हो जाती है इसीलिए वो फौज में जाता है, ठीक है। ये सब लिख सकता है। देखो अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग का। अगला पंक्ति है, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, ठीक है। देखो इस पुत्र वियोग से ना तुमको पंक्ति पूछता ही है, हर हर बार पूछता, हर साल पूछता, ठीक है। तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों में से साइंस कॉमर्स का तो एक होता है और आर्ट्स का एक अलग होता है परीक्षा हिंदी का। साइंस कॉमर्स का एक हिंदी होता है और आर्ट्स का एक होता है, ठीक है। देखो तो तीनों में से मतलब तीनों में ना, तीनों के लिए, ठीक है, साइंस, ठीक है, साइंस कॉमर्स और आर्ट तीनों के लिए, ठीक ना। तीनों में जैसे ये क्वेश्चन तुमको पूछले है 2010 के साइंस में पूछा, फिर 2014 के साइंस में पूछा, आर्ट्स में नहीं पूछा। हो सकता है इस बार पूछ दे, 14 के पूछले है ऐसे यार, 10 साल पहले पूछा, उसके बाद कभी रिपीट नहीं किया। फिर 10 में पूछा तो साइंस में और कॉमर्स में, ठीक है, आर्ट्स में नहीं पूछा। देख लो ये पंक्ति। और जब तुमको पुत्र वियोग से कहेगा पंक्ति कोई पूछेगा, जैसे शीतन लग जाए भय से ना, भय से ये वाला है। अगला पंक्ति है तुमको थपकी दे जिसे सुलाए, इस प्रकार कोई भी पंक्ति पूछेगा तो उसका आंसर सबका थोड़ा बहुत सिमिलर ही रहेगा, सेम ही रहता है, ठीक ना। जैसे इसका इस पंक्ति पूछेगा तुमको, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अब यहाँ से कैसे लिखा जाएगा इसका आंसर, यह पंक्ति पुत्र वियोग से ली गई, शोक गीत पुत्र वियोग से ली गई है। जिसके जिसके लेखिका लेखक नहीं, लेखिका अगला लड़की ना है वो, जिसके लेखिका कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस पंक्ति के माध्यम से कौन कर, इस पंक्ति के ऐसे लिखना है सर, इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि जब उसका पुत्र का देहांत होता है, उसका पुत्र का देहांत होता है ना, उसका पुत्र का देहांत होता है तो वो कहती है कि सब भूल जाएगा, मतलब मेरे पुत्र को सब भूल जाएंगे, मेरा जो पति है वो भूल जाएगा, मेरा जो बड़ा बेटा वो भूल जाएगा, मतलब उसका बड़ा भाई जो मरता उसका बड़ा भाई, मेरा बड़ा पुत्र भूल जाएगा, मेरा पति भूल जाएगा, लेकिन मैं अपने पुत्र को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं अपने पुत्र के सबसे पास थी। मैं ही ना, माँ ही ना पुत्र के सबसे पास रहेगा। सब माँ के लिए मतलब बेटा बहुत प्यारा होता है, हालांकि सबके लिए, उनका पितों के लिए प्यारा, लेकिन उनका पिता जितना नजदीक ना, उसकी माँ अपना पुत्र से ज्यादा ही नजदीक है, ठीक है। तो उनका माँ कह रही सुभद्रा कुमारी चौहान के सब भूल सकता है मेरे पुत्र को, जो मेरे पति भूल सकता है, मेरा बड़ा बेटा भूल सकता है, लेकिन मैं अब नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं अपने पुत्र के सबसे नजदीक थी, ठीक है। मैं अपने पुत्र को ख्याल रखती थी हमेशा, मैं अपने पुत्र को मतलब एक माँ को जितना करना चाहिए ना, वो हर चीज की, कि मेरा पुत्र बीमार ना पड़े, उसका देहांत ना हो, उसका पुत्र के देहांत के कारण मतलब बीमारी कारण मृत्यु होता है, तो उन्हें पुत्र के मतलब पुत्र के लिए वो बहुत कुछ करती है। तो ऐसे लिखना है सर कि उन्हें पुत्र के अपने पुत्र के लिए हर वो चीज करती है जो एक माँ को करना चाहिए। अपने पुत्र के लिए वो मंदिर जाती है, बतासे चढ़ाती है, ठीक है, मतलब बतासे मंदिर में प्रार्थना करती कि मेरा ठीक हो जाए, डॉक्टर के पास जाती, मतलब हर काम करती जो एक माँ को करना चाहिए। इसीलिए वो कहती कि मैं अपने पुत्र को नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं अपने पुत्र का बहुत ख्याल रखती थी। जब जब वो मुझे बुलाता, मैं सब काम छोड़ के दौड़ी चली आती। जितना तुमको मालूम है ना स्टोरी के बारे में, कहा कविता के बारे में पूरा तुम लिख सकता है, तुमको एक पेज पूरा देना, तुमको नंबर 4 में 4 देगा, ठीक है। अगर थोड़ा कम लिखता है 5-6 लाइन 7 लाइन तो तुमको दूर का एक के नंबर देगा। परीक्षा का नियम है कि पेज भरा लेना चाहिए, तुमको भड़कदार पेज लगेगा ना तो खुद नंबर देगा, ठीक है, समझ गया ना। देखो अगला पंक्ति, देखो इसका अगला पंक्ति कह रहा है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, ठीक है। तो ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया, अधिनायक पाठ से। किस पाठ से, अधिनायक से। इसके लेखक कौन है, रघुवीर सहाय, यही ना है, रघुवीर सहाय, ठीक है। तो इस पंक्ति के जब लिखना शुरू करेगा इसका आंसर तो कैसे लिखेगा आंसर, कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक रघुवीर सहाय। यह पंक्ति कहां से लिया गया, यह पंक्ति अधिनायक पाठ से ली गई, जैसे उद्धृत भी लिख सकता है, ठीक है, उद्धृत है। देखो इसके माध्यम से क्या करता है जो लेखक है, जो रघुवीर सहाय ना, उन व्यंग करता है, लोग जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर करारा प्रहार करता है, कि हमारे देश में जो न कर रहा है कि पूरब पश्चिम से आते नंगे बूचे नरकंकाल। कहने का अर्थ क्या है कि लेखक जो रघुवीर सहाय क्या कहता है कि हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है। जब हमारे देश में कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि साल में 2 होता है राष्ट्रीय त्योहार, एक होता है स्वतंत्रता दिवस, एक होता है गणतंत्र दिवस, होता है ना 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 होता है। तो उस वक्त जो होता है, मतलब यहाँ के जो नेता होता है, जो लीडर होता है, एकदम ठाट बाट से एकदम पूरा रोप दोप से आता है, पूरा अपना रोप दोप से आता है, दिखाता है कि हम नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, आता है
और झंडा तोलन वही ना करता है, नेता से करता है झंडा तोलन। तो आता है रोब डोब से, और जनता को वो कुछ नहीं समझता, वो आता है अति पूरा हाई फाई में आता है, झंडा फहराता है और भाषण देता है, और भाषण दे के जनता को गुमराह करता है। कौन कह रहा है? रघुवीर साहब व्यंग करता है कि अभी के नेता जो है ना, वो किस प्रकार जनता से झूठा वादा करता है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आप हमको वोट दीजिए, मतलब कि हमने आप लोग को ये किया वो किया और करेंगे, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार करता। फिर देखो नीचे वाला पंक्ति है, सिंहासन में बैठा उनके तमगे कौन लगाता था? सिंहासन पर कौन बैठता है? जनता बैठता है। तो सिंहासन पर बैठता है नेता, उसको बैठाता कौन है? जनता, जनता ना बैठाता है। तो कह रहा है इसमें कि सिंहासन में बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? तमगा कौन लगाया था? यहाँ के जनता, जनता उसको जिता के भेजता है, सिंहासन देता है, गद्दी सौंपता है, लेकिन वो जनता को ही नहीं कुछ समझता है। समझ गया ना क्या क्या लिखना है परीक्षा में? तो इस प्रकार तुम लिख सकता है कि जनता ही नेता को जिताती है, अब बाद में नेता लोग जनता को ही भूल जाता है। जनता के मदद से ही, जनता के ताकत से ही वो गद्दी पर सिंहासन उसको जनता के मदद से मिलता है, दोसर थोड़ी ना। जब हम लोग नहीं चाहेंगे तो कोई जीतेगा। तो इसीलिए कहता है कि यहाँ के जो अधिनायक अधिनायक पाठ जो है उसमें क्या गाता है? जनगण मन, जनगण मन का कथी होता है? यहाँ के लोगों की जय हो। लेकिन हम लोग यहाँ के जो आम जनता है वो कुछ समझ में नहीं करता कि हम किसके लिए गा रहे हैं। जैसे जनगण मन अधिनायक, मतलब इसे सोचता है कि हम नेता के लिए गा रहे। यही व्यंग करता है रघुवीर साहब। यहाँ के जो नेता लोग हैं ना, अपनी मर्जी से आते हैं, झंडा फहराते हैं, ठाट बाट दिखाते हैं, और जनता से नारा लगवा कर और वापस चले जाते हैं, ठीक है। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है, ठीक ना। कि उनका कोई काम नहीं रहता, लेकिन वे बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा लिखता है कि क्या करता है लेखक? व्यंग करता है। उस पर ना व्यंग नहीं होता है, व्यंग कड़ा प्रहार करता है, उसको ना मजाक उड़ाता है, ठीक है, व्यंग करता है। समझ गया ये? देखो अगला पंक्ति देखो क्या है पंक्ति? गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन गरीबी बड़ी है, ठीक है। तो ये पंक्ति कहां से लिया? ये पंक्ति ना VVI चारों जो बता, चारों VVI परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। ये पंक्ति कहां से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जेपी, ठीक है। तो ये तुमको क्वेश्चन ना पॉलिटिकल, जिसका पॉलिटिकल होगा ना क्वेश्चन तुमको पढ़ना है। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। तो पंक्ति में क्या कह रहा है कि गरीबी हटा के नारा जरूर लगाते हैं। तो गरीबी हटा के नारा कौन लगाया था? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो इसी के इसमें क्या कर रहा है देखो, ठीक है। तो इसमें मतलब जो है जेपी क्या कहते हैं कि जो आजादी के बाद जो हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश को जो स्वराज मिला, उससे ना जेपी थोड़ा भी खुश नहीं थे। क्योंकि क्या था कि चारों तरफ भ्रष्टाचार बढ़ चुका था। जनता को कोई काम ना देगा, रिश्वत जैसे अभी कैसे होता, कोई नौकरी होता तो उसमें रिश्वत, कोई भी काम में कुछ कागज बनाओ तो उसमें रिश्वत। तो उस वक्त भी जेपी जब थे 1900 संपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1974 में, ठीक है। और आपातकाल कब लगा? 1975 में। और उसके बाद इंदिरा गांधी हारी 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार बना, ठीक है। तो जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस वक्त की महंगाई, जो उस वक्त के जो बच्चा था, जो युवा था, बेरोजगार हो चुका था, उनको नौकरी नहीं मिल रहा था। तो जब लिखना शुरू करना इसका आंसर, तब पूरा लिखना कि जेपी कहते थे कि उस वक्त जो स्थिति था कि जनता कोई काम नहीं हो रहा था, बेगर रिश्वत दिए, ठीक है, सब शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी थी, जनता को कोई पूछ नहीं रहा था, जनता बेरोजगार हो चुका था। तब ना जेपी जो जयप्रकाश नारायण थे, जेपी थे, वो क्या किए थे? विद्यार्थियों को एकत्रित करके, और विद्यार्थी भी उनको हायर किया, मतलब उनको ही चुना, क्या करने के लिए? संपूर्ण क्रांति के लिए। तब क्या किए? इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या किए हुए? आंदोलन किए। और आंदोलन किए तो 1974 में संपूर्ण क्रांति हुआ। इंदिरा गांधी नारा ना लगाई थी गरीबी हटाओ, तो ये कहते थे जेपी नारा लगाती गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटने के बजाय क्या हुआ? बढ़िए गया, उल्टा हो गया, ठीक है। क्यों? जब चारों तरफ भ्रष्टाचार रहेगा, घुसखोरी रहेगा, और सब जितना नौकर साहब पूरा भ्रष्ट हो चुका है, तो जनता कोई काम थोड़ी ना हो पाएगा। इसलिए कहते थे, जेपी कहते थे गरीबी नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है। अब घटने के बजाय लगातार बढ़ता ही गया। फिर उसके बाद उसका और नेहरू परिवार, वो भी गरीबी हटाओ के नारे लगाया। सब तक गरीबी है नहरा, लेकिन गरीबी क्या हुआ? अमीर और गरीब के बीच ना खाई बढ़ता गया। अमीर होते गया, गरीब गरीब होते गया। दोनों की जो है ना खाई भारत में बढ़ते। अब देखता है भारत में कोई है तो बहुत खरबे पति है, ना तो साथे रोडे पर सुखता है। यहाँ दोनों मिलेगा। साथे जिसके पास घर भी नहीं है रहने के लिए,
फुटपाथ पर सोता है, जिसके पास एक समय का भोजन करता है, फिर सवेरे पे सोता है कि मुकती खाए है, तो पूरा मुकेश मानी है ना। मतलब पैसा वाला ना तो गरीब है, जो है ना खाई बहुत है, ठीक है। यहाँ यही इसमें जेपी यही इसमें कह रहे हैं, ठीक है।